नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कैन सुपरवाइज़र हो, एग्रीकल्चर टीए हो, बीएचयू, आईसीआर, एफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फसलों में सिंचाई प्रबंधन है। ठीक है, फसलों में किस प्रकार सिंचाई करते हैं, कौन कौन से प्रबंधन करने चाहिए, उसके बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रहट द्वारा कितने मीटर की गहराई तक पानी उठाया जा सकता है। ठीक है, जो रहट है, पुराने समय में रहट द्वारा सिंचाई की जाती थी, तो कितने मीटर गहराई तक पानी को उठाया जा सकता था? 10 से लेके 12 मीटर, 5 से लेके 10 मीटर, या 20 से लेके 30 मीटर, या 40 से लेके 50 मीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 10 से लेके 12 मीटर जो गहराई तक थे पानी को उठाया जा सकता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बूंद बूंद सिंचाई विधि द्वारा दबाव रखा जाता है। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई विधि जो होती है इसके अंदर दबाव कितना रखा जाता है? 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या 2 से 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 2 से 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बूंद बूंद सिंचाई की, कहाँ से विकसित की गई है, तो आप लोग जानते हैं इजराइल से। ठीक है, इजराइल से इसको विकसित किया गया है और यह लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है और इसमें जल की बचत होती है। ठीक है, जल की बचत होती है। कितनी जल की बचत होती है ये भी आपको याद होना चाहिए। 50 से लेके 70% तक जल की इसमें बचत होती है। और यहाँ बात करें WUE, ठीक है, वाटर यूज इफिशिएंसी कितना होता है, तो इसका 90 से लेके 95% होता है। ये भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता होती है। ठीक है, 20%, 50%, 100% या 70%। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता दबाव, ठीक है, दबाव अगर पूछता तो दबाव हो जाता 1/3 ATM। ठीक है, ATM। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, ड्रिप इरिगेशन के अंदर पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है, तो आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे याद रखेंगे। नाबार्ड के अकॉर्डिंग है ये आंध्र प्रदेश। अगर फुहारा विधि में पूछे तो फुहारा विधि में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? जलवायु, फसल की प्रकृति, मृदा, या उपयोग सभी। तो जल की मांग को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु भी होते हैं, फसल की प्रकृति भी होती है, मृदा भी होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया में प्रयोग होता है क्या कहलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वाष्पीकरण अनुपात कहलाता है, या वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है, या वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है, या जलमांग कहलाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेड़ी, जिसको डोलन टोकरी के नाम से जाना जाता है, द्वारा प्रति घंटा पानी निकाला जाता है। यानी बेड़ी द्वारा 1 घंटे में कितना पानी हम निकाल सकते हैं सिंचाई के लिए? 3600 से लेकर 5000 लीटर, 60,000 लीटर, या 1000 से लेकर 2000 लीटर, या 10,000 लीटर। ये लीटर रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3600 से लेके 5000 लीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग हम जैसे नहर वगैरह है तो उसमें से पानी को निकालने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अधिकतम सिंचाई जल क्षमता वाली सिंचाई विधि है। ठीक है, आपको बताना है अधिकतम सिंचाई जल क्षमता वाली सिंचाई विधि कौन सी है। वलय विधि, ड्रिप मेथड, प्रवाह विधि, क्यारी विधि, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वलय विधि का प्रयोग हम कौन से फसलों में करते हैं, तो जो फलदार होते हैं, फलदार वृक्षों में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। तो इसमें ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, 90 से लेकर 95% पानी की बचत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरसों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है फूल आने से पहले, फलियां बनते समय, फलियां पकते समय, या ए और बी दोनों। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, चाहे तिलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, चाहे दलहनी फसल हो, दलहनी फसल, इनकी जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, पुष्प आते समय सिंचाई नहीं करते हैं। ठीक है, पुष्प आते समय तिलहनी और दलहनी में सिंचाई नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, तिलहनी में मूंगफली की जो क्रॉप है इसमें पुष्प आते समय सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अपवाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जल मांग वाला फसल समूह कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे गन्ना, धान, आलू, गेहूं। दूसरा है ज्वार, बाजरा, मक्का। तीसरा ऑप्शन है चना, मूंग, जौ, उड़द। डी ऑप्शन है तंबाकू, चना, मूंग। तो यहाँ से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जल मांग गन्ना की होती है, उसके बाद धान की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर पूछे सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है, ठीक है, क्वेश्चन अगर बने सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है, तो याद रखेंगे गन्ना की सर्वाधिक जल मांग होती है। अगर क्वेश्चन घुमा के दे कि प्रतिदिन के अनुसार सर्वाधिक जल मांग, क्या प्रतिदिन के अनुसार सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है, तो ऑप्शन में देंगे धान। तो धान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन के अनुसार सर्वाधिक जल मांग धान की होती है, और सर्वाधिक जल मांग अगर सीधे पूछ ले क्वेश्चन तो गन्ने की होती है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा नमी ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है। ठीक है, मृदा नमी ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है, बैरोमीटर, टेंसियोमीटर, पोटोमीटर या जेलीमीटर। यहाँ पे देखेंगे बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, दाब मापते हैं, याद रखेंगे। टेंसियोमीटर से हम क्या नापते हैं, नमी मापते हैं। उसके बाद पोटोमीटर से क्या मापते हैं, वाष्पोसर्जन मापते हैं। ठीक है, वाष्पोसर्जन मापा जाता है। और जेलीमीटर से क्या मापते हैं, तो याद रखेंगे पैक्टीन का मापन जेलीमीटर से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ टेंसियोमीटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू, गन्ना तथा कपास में सिंचाई की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। कूड़ विधि, नाला विधि, फ्रो विधि, ठीक है, या कह सकते हैं थाला विधि, ड्रिप विधि या वलय विधि। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आलू, गन्ना, कपास में सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कूड़ विधि, जिसको नाला विधि कहते हैं, या फारो इरिगेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ड्रम कल्चर विधि है। ठीक है, ड्रम कल्चर विधि का प्रयोग किसमें करते हैं, तो याद रखेंगे धान की खेत में करते हैं। ठीक है, धान की फसल में किया जाता है ड्रम कल्चर विधि का प्रयोग। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें जल निकास ज्ञात करने की विधि है। दूसरा है जल मांग ज्ञात करने की विधि है। तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण ज्ञात करने की विधि है। चौथा ऑप्शन है वाष्पोसर्जन ज्ञात करने की विधि है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जल मांग ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, ड्रम कल्चर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी मलानी बिंदु के मध्य के जल को कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी मलानी बिंदु के मध्य वाले जल को क्या कहा जाता है। प्राप्य जल कहते हैं, क्षेत्र क्षमता कहते हैं, स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं, या मलानी बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एक होता है फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी इसका होता है 1/3 ATM। ठीक है, और इसके बीच का जो पूछ रहा है वो होता है PWP, ये होता है 15 ATM। ठीक है, 15
ATM। और इसी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसके इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, बीच का जो भाग हो जाएगा 1/3 से लेकर 15 ATM, इसको कहते हैं प्राप्य जल। क्या कहा जाता है, प्राप्य जल, अवेलेबल वाटर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे मुरझाने की वह अवस्था जिसे सिंचाई करने पर पुनः ठीक किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं, अस्थायी मलानी बिंदु कहते हैं, क्षेत्र क्षमता कहते हैं, या प्राप्य जल कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी मलानी बिंदु कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पवन चक्की द्वारा सिंचाई करने हेतु हवा की गति कम से कम प्रति घंटा कितनी होनी चाहिए, 5 मील प्रति घंटा, 16 मील प्रति घंटा, 10 मील प्रति घंटा, या 25 मील प्रति घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 16 मील प्रति घंटा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल निकास के प्रकार हैं टाइल नालियाँ, रॉबिन्स नालियाँ, मोल नालियाँ, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भूमिगत जल निकास के जो प्रकार हैं टाइल्स नालियाँ, रॉबिन्स नालियाँ, मोल नालियाँ, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की नालियाँ बनाई जाती हैं, मोल नालियाँ, पाइप नालियाँ, टाइल नालियाँ, या पत्थर और ईंटों की नालियाँ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मोल नालियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नहरी क्षेत्रों के लिए ड्रेनेज की सर्वोत्तम नालियाँ कौन सी होंगी, कट आउट नालियाँ, रैंडम नालियाँ, या समांतर नालियाँ, या बेंडिंग नालियाँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कट आउट नालियाँ। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नाली है, इस प्रकार से कट लग जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो नालियाँ बनती हैं इसी को कहते हैं कट आउट ऑफ नालियाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जलवायु, मृदा प्रकृति एवं फसल प्रकृति, सिंचाई विधि, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जल मांग को प्रभावित कर सकता है जलवायु भी कर सकता है, मृदा की प्रकृति और फसल प्रकृति, सिंचाई विधि। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, शिखर जड़ें निकलना समय, या दानों में दूध बनते समय, या फूल बनने की अवस्था, या ए और बी दोनों। यहाँ पर देख सकते हैं वैसे है तो सभी के सभी। ठीक है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, CRI स्टेज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं गेहूं में, तो 6 होती हैं। ठीक है, 6 अवस्थाएं होती हैं। एक CRI होती है, टिलरिंग होती है, ठीक है, लेट जॉइंटिंग होते हैं, फ्लावरिंग होते हैं, मिल्किंग होते हैं। इस प्रकार से 6 अवस्थाएं होती हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो शिखर जड़ें निकलते समय CRI स्टेज बोलते हैं, यह मुख्य रूप से गेहूँ की अनिवार्य सिंचाई की अवस्था है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो भारद्वाज साहब ने बताया। ठीक है, भारद्वाज साहब ने इसको सबसे पहले बताया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधा सूखने पर जल की वह मात्रा जो मृदा में शेष बचती है क्या कहलाता है, क्षेत्र क्षमता, मुरझान गुणांक, जल निकास, या मुरझान कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरझान गुणांक कहलाएगा। ठीक है, विल्टिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधोपृष्ठिक सिंचाई विधि कौन सी नहीं है। यहाँ पर डी नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं छिड़काव विधि, कोड़ विधि, थाला विधि, या उपयुक्त सभी। अधोपृष्ठिक सिंचाई मतलब होता है कि अगर यहाँ पर लिख देता अधो सतह लिखता तो आप अच्छे से समझ जाते कि अधो सतह सिंचाई के बारे में पूछ रहा है कि अधो सतह सिंचाई कौन सी इसमें से नहीं है। तो अधो सिंचाई छिड़काव विधि ये भी है, कोड़ विधि ये भी है, थाला विधि। यहाँ पर उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
ये तीनों किस प्रकार से हैं, चाहे छिड़काव हो, कोड़ विधि हो, थाला विधि, ये तीनों बताइए किस प्रकार की सिंचाई हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे सरफेस सिंचाई, ठीक है, सरफेस इरिगेशन मेथड के ये उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यवहारिक दृष्टि से सिंचाई निर्धारण की कौन सी विधि का प्रयोग सरल है, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, क्रांतिक अवस्था के आधार पर, मृदा नमी के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्रांतिक अवस्था के आधार पर हमको सिंचाई करना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉर्डर सिंचाई विधि में चिकनी कले मिट्टी में सीमांत पट्टी का ढलान रखा जाता है 0.25 से लेकर 0.65, 0.20 से लेकर 0.40 या 0.05 से लेकर 0.20% या 1 से 2%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.05 से लेकर 0.20%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।